किसी भी कंपनी, शख्स या ब्रांड की सफलता, उसकी सक्सेस जानने के लिए काफी पीछे जाना पड़ता है। उस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना पड़ता है जहां सफलता के लिए पहला कदम उठाया गया था। उन फेलियर्स को देखना पड़ता है जो इस सक्सेस के बीच रोड़े बने थे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, एक कहानी को समझने की कोशिश करते हैं जो ये बता देगी कि भारत में दशकों पहले से अपार संभावनाएं हैं और सालों से भारत ने पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। कोई स्टोरी टेलर भी ऐसी कहानी नहीं गढ़ सकेगा जैसी ये हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं। एक प्लेन हादसा, एक माँ का अपने बेटे के लिए प्यार, वो माँ जो उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, कुछ तेज तर्रार अफसर जिन्हें कार बनाने का कोई अनुभव नहीं था लेकिन बाद में वही इस काम के हीरो बन गए, एक जिद्दी जापानी कारोबारी जिसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, और फिर किस्मत का साथ। सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। यह है उस सपने जैसी सच्ची कहानी की शुरुआत जिसने मारुति को जन्म दिया। वही कंपनी जिसने छोटे से मारुति 800 के जरिए पूरे भारत को 4 पहिए दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका को शुरुआती 20वीं सदी में फोर्ड मॉडल टी ने और यूरोप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फोक्सवैगन बीटल ने दिए थे। साल था 1981। 1980 में एक प्लेन क्रैश के दौरान देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने एक बेटे संजय गांधी को खो चुकी थी, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके सपने को जिंदा रखने के लिए इंदिरा गांधी ने सरकारी स्तर पर मारुति प्रोजेक्ट को शुरू किया। दरअसल 1970 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का सपना था कि भारत में आम लोगों के लिए एक सस्ती और छोटी कार बने। उस समय भारत में कारें सिर्फ अमीरों के लिए होती थी, बहुत महंगी, और विदेश से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। भारत सरकार भी यही चाहती थी कि देश में अपनी खुद की कार बने जिससे आयात यानी इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो और देश तकनीकी रूप से आगे बढ़ सके। सोच थी कि जैसे हर घर में एक स्कूटर होता है, वैसे ही एक दिन हर मिडिल क्लास परिवार के पास अपनी कार हो। 1971 में संजय गांधी ने एक कंपनी बनाई, मारुति लिमिटेड, लेकिन अनुभव की कमी और तकनीकी चुनौतियों के कारण यह कंपनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, और संजय गांधी की मौत के बाद उनका अधूरा सपना सच करने का बीड़ा उनकी मां ने उठाया। तो आज बिस्तक सक्सेस स्टोरी में बात उसी मारुति की करेंगे। आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। भारत सरकार कार बनाना चाहती थी, लेकिन सरकारी अफसरों को ऑटोमोबाइल का कोई अनुभव तो भारत में था नहीं। उन्हें यह तक नहीं पता था कि एक कार को डिजाइन कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन कैसे होता है और बाजार की जरूरत क्या है। सरकार को एक विदेशी कंपनी की तलाश थी जो भारत को तकनीक दे सके, लेकिन कोई भी बड़ी कार कंपनी भारत जैसे अनजाने बाजार में रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। फोर्ड, रेनॉल्ट, फोक्सवैगन सबने मना कर दिया, और फिर एंट्री हुई सुजुकी नाम की एक जापानी कंपनी की। सुजुकी एक छोटी सी जापानी कंपनी थी जो खुद आर्थिक संकट से जूझ रही थी। उन्हें डर था कि भारत जैसे देश में आकर पैसा डूब सकता है, लेकिन फिर भी ओसामू सुजुकी ने एक बड़ा जोखिम उठाया और कहा कि चलो ट्राई करते हैं। और उनका यही ट्रायल आज दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। लेकिन आसान तो कभी कोई सफर होता ही नहीं। फाइलें घूमती रही मंत्रालयों में, अफसरों में आपसी तालमेल नहीं था, हर कोई अपने अपने नियम लिए बैठा था। लेकिन कुछ जुनूनी अफसर जैसे कि वी कृष्णमूर्ति ने हार नहीं मानी और रास्ते बनाने शुरू किए। मारुति की फैक्ट्री के लिए गुड़गांव चुना गया, जिसे आज आप गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, लेकिन वहां बिजली, पानी, सड़कें कुछ भी ढंग से नहीं था। जमीन अधिग्रहण, मजदूरों की ट्रेनिंग, मशीनरी मंगवाना, हर चीज एक चुनौती थी। सरकार पर दबाव था कि संजय गांधी के अधूरे सपने को जल्दी पूरा किया जाए, लेकिन कार बनाना कोई 6 महीने का काम तो था नहीं। इसके लिए सालों की तैयारी चाहिए होती है। सुजुकी और भारत की टीम ने मिलकर दिन रात मेहनत की और सिर्फ 2 साल में 1983 में पहली मारुति 800 कार भारतीय सड़कों पर दौड़ने लगी। लॉन्च के दिन ही लोगों की लाइन लग गई, क्योंकि ये सिर्फ कार नहीं थी, सपनों की सवारी थी। और मारुति का जादू भी चल गया। हर मिडिल क्लास परिवार की पहली कार बनने लगी मारुति 800। इसकी कुछ वजहें थी। वजह थी सस्ती कीमत, शानदार माइलेज और भरोसेमंद सर्विस। मारुति 800 की डिमांड इतनी बढ़ी कि मारुति को अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्शन दोगुना करना पड़ा। 90 के दशक में कई नई कारें भी आ गईं, जिनमें नाम थे मारुति ओमनी, मारुति जिप्सी और मारुति 1000 के। लेकिन सिर्फ कार लॉन्च करना नहीं, बल्कि मारुति की असली ताकत कुछ और भी थी।
मारुति की असली ताकत थी उसकी सर्विस। देश भर में बनाए गए सैकड़ों सर्विस सेंटर, जहां रोड वहां मारुति, यही बना भारत के ऑटो सेक्टर का नया मंत्र। 1990 की बात करें तो यह समय था ग्लोबल लिबरलाइजेशन का और मारुति के लिए एक बड़े बदलाव का। 1991 में भारत ने आर्थिक दरवाजे खोल दिए और मारुति ने खोल दी ग्लोबल सोच की खिड़की। सुजुकी ने कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाया और मारुति बन गई एक पेशेवर कंपनी। अब वो सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि वो एक ब्रांड था। साल 2000 पे आइए, यहां आते आते मारुति बन चुकी थी भारत की नंबर 1 कार कंपनी। मारुति के पास ऐसे प्रोडक्ट्स थे, वैगनआर, ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, हर मॉडल हिट, हर दूसरी कार सड़क पर मारुति की दिखाई देती थी। मारुति की सफलता में कुछ साल बड़े अहम रहे हैं, एक एक कर उन पे भी नजर डालिए, ये माइलस्टोन्स हैं। 1981 भारत सरकार और सुजुकी के बीच हुआ था समझौता, मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना की गई थी। 1983 यानी 1983 पहली कार मारुति 800 को लॉन्च किया गया। यह लॉन्चिंग हुई थी 14 दिसंबर 1983 को। कीमत थी 47,500। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने खुद पहली यूनिट खरीदार को चाबी दी थी। 1984 से 1986 प्रोडक्शन क्षमता को तेजी से बढ़ाया गया और मारुति की पहचान बनी भरोसे की कार। 1985 मारुति ओमनी को लॉन्च किया गया। ये कार फैमिली और कमर्शियल यूज दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती थी और आप आज भी इसे सड़कों पर देख सकते हैं। 1986 यानी 1986 में मारुति जिप्सी लॉन्च हुई। खासकर पुलिस और सेना के लिए ये गाड़ी काफी हिट थी। 1987 पहली बार मारुति ने कारों का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। पहला देश जिसको भारत से मारुति एक्सपोर्ट की गई वो था बांग्लादेश। 1989 से 1990 के बीच मारुति 1000 लॉन्च हुई, भारत की पहली एडवांस सेडान। एसी और पावर स्टीयरिंग जैसी सुविधाएं पहली बार देखी गई। 1992 में सुजुकी ने मारुति में हिस्सेदारी बढ़ा दी और इसे 50% तक कर दिया। कंपनी का तेजी से प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया और 1994 से 1999 के बीच मारुति जेन और एस्टीम जैसे मॉडल्स की एंट्री हो गई। मारुति अब सिर्फ मिडिल क्लास नहीं बल्कि अपर मिडिल सेगमेंट तक पहुंच गई थी और यह मारुति के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। साल 2000 मारुति ऑल्टो को लॉन्च किया गया। जल्द ही यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। मारुति ट्रू वैल्यू की शुरुआत सेकेंड हैंड कारों के लिए मार्केट खोल दिया मारुति ने। 2003 में मारुति का आईपीओ लॉन्च हो गया, यानी कंपनी की शेयर बाजार में एंट्री हो गई। कंपनी अब पब्लिक हो गई थी और शेयर बाजार में कंपनी को जबरदस्त रिस्पांस भी मिला। 2005 से 2007 के बीच का सफर भी काफी रोमांचक है। स्विफ्ट, डिजायर और वैगनआर की धमाकेदार एंट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुई। मारुति ने हैचबैक और सेडान दोनों सेगमेंट पर कब्जा जमा लिया। 2010 से 2012 के बीच मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड बन गया नाम और मानेसर प्लांट से प्रोडक्शन को और तेजी से बढ़ाया गया। 2014 से 2018 के बीच सिलेरियो, एएमटी और बलेनो, विटारा, ब्रेजा जैसे मॉडल्स की सफलता सामने आई। एसयूवी और प्रीमियम सेगमेंट में मारुति ने एंट्री कर ली और नेक्सा डीलरशिप शुरू हो गई, यानी प्रीमियम कार बिक्री के लिए नेक्सा एक बड़ा नाम बन गया। 2020 से 2023 के बीच हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और सीएनजी कारों पर मारुति ने फोकस करना शुरू किया। ईवी सेगमेंट में भी एंट्री की तैयारी कर ली। इंडिया में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी इस दौरान भी मारुति ही बनी रही और 2024 से 2025 के बीच इलेक्ट्रिक एसयूवी और फ्यूचरिस्टिक कारों के कॉन्सेप्ट लॉन्च हुए। टोयोटा के साथ साझेदारी यानी पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़ी। मारुति एक बार फिर से तैयार है नए भारत को नई रफ्तार देने के लिए। तो ये दो माइलस्टोन्स थे, लेकिन असल रेवेन्यू आपको बताएगी मारुति की सक्सेस। पिछले 4 दशकों में जबरदस्त तरीके से रेवेन्यू बढ़ी है। 1983 से 2024 तक 15 करोड़ से बढ़कर 1 करोड़ 34 लाख रुपए तक, यानी 9,000 करोड़ से भी ज्यादा की बढ़त। फाइनेंशियल ईयर और रेवेन्यू के बीच अगर आप देखेंगे तो 1983 से 1984 के बीच 15 करोड़ की रेवेन्यू, 90 से 91 के बीच 1,000 करोड़, 2000 से 2001 के बीच 9,500 करोड़, 2010 से 11 के बीच 36,000 करोड़, 2020 से 21 के बीच यानी कोविड के समय में ये 70,000 करोड़ रही और 2022 से 23 के बीच 1,13,000 करोड़, 2023 से 24 यानी लेटेस्ट आंकड़ा है 1,34,000 करोड़ रुपए का।
मारुति ने हर दशक में खुद को दोबारा इनोवेट किया है, पहले छोटी कारों के लिए, फिर प्रीमियम सेगमेंट और अब एसयूवी और ईवी के लिए। ऑल्टो, स्विफ्ट, बलेनो, वैगनार जैसे मॉडल्स ने लंबे समय तक बिक्री में टॉप पर बने रहकर कंपनी की रेवेन्यू को लगातार बढ़ाया है। मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार EVX के साथ ईवी सेगमेंट में एंट्री भी कर ली है। ये एक एसयूवी कार है जिसकी बैटरी रेंज लगभग 550 किलोमीटर है और इसे 2025 में लॉन्च किया जाने वाला है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात प्लांट में होनी है और कंपनी ने ईवी टेक्निक के लिए टोयोटा के साथ पार्टनरशिप भी की हुई है। भविष्य में मारुति करीब 6 इलेक्ट्रिक मॉडल्स लाने वाली है और देश भर में चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी प्लान है। यानी मारुति का टारगेट है कि वो ईवी बाजार में भी उतनी ही बड़ी सफलता पाए जितनी उसने पेट्रोल और डीजल कार्स में पाई थी, भारत को फिर से चलाने के लिए, इस बार इलेक्ट्रिसिटी से। आज मारुति हर साल लाखों गाड़ियां बेचती है, हर घर में उसकी कोई ना कोई याद जरूर होती है, चाहे वो पहली ऑल्टो हो, पहली सैलरी से खरीदी गई स्विफ्ट या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने वाली ओमनी, हर जगह मारुति है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ईवी की दुनिया में कदम रखते हुए मारुति फिर से खुद को गढ़ रही है, एक नई रफ्तार, एक नई सोच, एक बार फिर भारत को चलाने के लिए, क्योंकि मारुति सिर्फ कार नहीं बनाती, वो चलाती है सपने, और ये आपने इस पूरी सक्सेस स्टोरी में देखा ही है। और सपनों की तो कोई सीमा नहीं होती। तो फिलहाल मारुति भी अपने प्लान्स अलग अलग तरह से इनोवेट कर रही है। खैर, मारुति की ये जर्नी अभी रुकी तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक की जर्नी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और देखते रहिए बिस्तर।